हाँ ये क्वेश्चन किया। जय अब्बा की भाई, जय अब्बा की। एक मिनट। इससे पीछे वाला ये है। लेंथ, ब्रेड्थ और वॉल्यूम के बारे में बताया गया, हाइट का पूछा हुआ है, ठीक है ना। लेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है 20% से, ब्रेड्थ डिक्रीज हो रही है 50% से। अब ये हाइट का पूछा होगा कि भाई क्या इफेक्ट हाइट पे पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ताकि हमारा जो वॉल्यूम है वो 34% से डिक्रीज हो जाए। ठीक है ना। तो अब अगर मैं पहले इन दोनों का नेट इफेक्ट चेक करूँ, ये कितना बन रहा है, किया था सोल्व, इतना कितना बन रहा है, माइनस, और देख लो, ठीक ठीक लगा लो, -40। और इधर ये मान लो, इसको तुम x मान लो, हमें प्लस माइनस कुछ नहीं पता, और ये नेट इफेक्ट जो है वो -34% बन रहा है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है ना। -40 प्लस एक्स -40x/100 दैट इज इक्वल टू माइनस का 34। तो ये इधर चला गया, 2 5, 5 में से 2 गए 3x/5, और इधर आ गया 6। x की वैल्यू आ रही है प्लस का 10, ठीक है ना। प्लस का 10 मतलब 10% से वो इंक्रीज हो रही है हाइट। ठीक है ना। पढ़ रहा कुछ पल्ले, लगाई थी रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखी थी। अच्छा, बोला हाँ भी आ गया समझ में। और इसके अलावा ये, अब वॉल्यूम के लिए पूछा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, R/R/H। पाई तो कांस्टेंट है ना, तो जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो यहां से पड़ेगा। रेडियस अगर 20% से इंक्रीज हो रही है तो ये भी 20%, 20%। हाइट 10% से डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो इसका नेट इफेक्ट चेक करना था, पहले इन दोनों का चेक कर लो। ये बनेगा 44%, फिर इसका 10% के साथ चेक कर लो कि प्लस का 44 माइनस का 10, 29.6 आ जाएगा। ठीक है, करें अगली शीट फिर। और कोई डाउट इस शीट में किसी का? 25, ये 37 है। ये है प्राइस 20 से 25 हो गया, एक्सपेंडिचर जो है वो 50% से इंक्रीज हो गया। 50% का मतलब अगर 2 था तो वो 2 से कितना हो गया, 3। अब हमसे पूछा गया है कि कंजप्शन पे बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये हमारा प्राइस है, ये कंजम्पशन यानी क्वांटिटी, ये एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे मैं ये क्वांटिटी कैसे निकाल सकता हूँ, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय, इससे निकाल सकता हूँ ना। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बनेगा, सॉरी क्वांटिटी बनेगी 2/20, और ये बन जाएगा 3/25। इनका रेशियो निकाल लो पहले। तो 2/20
रेशो 3/25, 10, 2, 5, तो ये बन रहा है 5/6 की जो क्वांटिटी है हमारी वो 5 से 6 हो रही है। ठीक है ना? तो कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे? 1 यूनिट, 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, तो ये हमारा बन जाएगा 20%। ठीक है? डन। चलो भाई, शीट नंबर 4, पहला क्वेश्चन करो ट्राई से। जय हिंद भाई, जय हिंद। शीट मैंने भेज दी ग्रुप में और ऐप पे भी अपलोड हो चुकी है भाई। क्वेश्चन बोला गया, इन एन एग्जामिनेशन राजा सिक्योर्ड 36% एंड फेल्ड बाय 8 मार्क्स and his friend Sudhir got 45% and obtained 10 marks more than the passing marks. Find the maximum marks. ठीक है? अब इसको तुम दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो तुम मैक्सिमम मार्क्स या तो कुछ सेलेक्ट कर लो पहले। मान लो अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स यहां पे, जब भी तुम लेट करोगे तो कोशिश ये करना कि तुम्हारी कैलकुलेशन इजी रहे, इस तरीके से कुछ नंबर लेट करना। तो अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100x सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना? तो राजा ने कितना स्कोर किया यहाँ पे? 36%। तो इसका 36% कितना हो जाएगा? 36x हो जाएगा ना? और सुधीर ने कितना स्कोर किया? 45%। तो उसने स्कोर किया इतना। ठीक है? अगर राजा के स्कोर में मैं 8 नंबर और ऐड कर दूं तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि वो 8 नंबर से फेल हो रहा था। तो राजा के स्कोर में मैंने 8 नंबर ऐड करे तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर आ गया। वहीं अगर मैं सुधीर के मार्क्स में 10 माइनस कर दूं, क्योंकि ये 10 ज्यादा थे, 10 माइनस कर दूं तो ये भी हमारा पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना? एक इक्वेशन, एक वेरिएबल सोल्व हो जाएगा। 36x प्लस 8, 45x माइनस 10। तो यहाँ पे x एक साइड करो, वैल्यूज एक साइड, तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे? 2।
तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 दैट इज 200। ठीक है, इधर ही ग्रुप में चेक कर भाई, प्रदीप दुबे कंटेंट वाले फोल्डर में ही होगी कहीं। समझ आ गई ना बात ये। अब इसी को करने का दूसरा तरीका क्या था, मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये पासिंग मार्क्स है। अब राजा ने कितना स्कोर किया था 36%, और वो फेल हो रहा था। फेल हो रहा था तो मतलब कि 36% यहां कहीं लाई करेगा, और यहां से लेके यहां तक कितने नंबर का डिफरेंस है, 8 नंबर का। सुधीर ने 45% स्कोर करा और वो पास हो रहा है 10 नंबरों से, तो यहां से लेके यहां तक कितने का डिफरेंस आ गया, 10 का। अगर मैं परसेंटेज में डिफरेंस चेक करूं तो कितना बन रहा है वो, परसेंटेज का डिफरेंस तो 9 ही बन रहा है ना, 45 में से 36 के। और अगर मैं मार्क्स का डिफरेंस चेक करूं, तो अगर मान लो यहाँ पे ए था तो ये A+8 फिर A+18, इन दोनों पॉइंट में मार्क्स का जो डिफरेंस है वो 18 का आ जाएगा ना, 18 का आ जाएगा। 8 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 और 8 18। तो 9% की वैल्यू 18 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 100, 200। ठीक है ना, देखो अगला क्वेश्चन करो। A student secured 20% marks in an examination and failed by 30 marks. Another student secured 32% marks and got 42 marks more than the passing marks. Find the pass percentage. वैसे मैंने अब फिर से यहाँ पे पासिंग मार्क्स लिखा, एक के 20% नंबर आ रहे हैं और वो फेल हो रहा है कितने नंबरों से, 30 नंबरों से। दूसरे के 32% नंबर आ रहे हैं और वो पास हो रहा है कितने नंबरों से, 42 नंबरों से। तो यहां पे परसेंटेज में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12 का। और मार्क्स में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30 ये हो गया, 42 ये हो गया, 72। 1% का क्या बन जाएगा यहाँ पे 6। अब की बार उसने ना मुझसे मैक्सिमम नहीं पास परसेंटेज पूछा है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये चेक कर लूं कि ये 30 नंबर कितने परसेंट बनते हैं, अब इसको ऐसे देखना कि 6 नंबर का 1% बन रहा है ना, 6 नंबर का 1% बन रहा है ना, एक नंबर का कितना परसेंट बनेगा
1/6, और मुझे चेक करना है कि ये 30 या फिर ये 42 कितना परसेंट बनता है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 30 चेक कर रहा हूं तो ये बन जाएगा 5%। समझ आ गई ना बात। जो ये 30 नंबर है इसे मैं 5% भी बोल सकता हूं ना, कि 30 नंबर से फेल हुआ या फिर वो 5% से फेल हुआ। तो अगर इसमें 5% और जोड़ दूं मैं तो ये बन जाएगा 25%। तो पासिंग मार्क्स हमारा क्या था? 25%। ठीक है ना। वाह बेटे दुबे वाह, 32% पे तो पहले 42 नंबर ज्यादा हैं, तू 35 पास बोल रहा है। उन्हें 35 बोला था ना? 35 किसने बोला था? बोला था किसी ने? करें अगला क्वेश्चन। चलो इस पे आओ। ये पीछे जितने भी क्वेश्चन मैंने हटाए शीट में, अब देखो ये पहले 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 तक ये सेम ही पैटर्न थे। ठीक है ना। 2 मैंने करवा दिए, आगे 3 से 7 तक तुमने खुद करने। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो। मिस टाइप। मॉर्निंग इतनी लेट? तो पहले निकलो, और पहले निकलो। 2800, 2600। चलो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमें बोला गया था कमीशन ऑफ ए सेल्समैन इज 10% व्हेन ही डज सेल अप टू ₹10,000। ठीक है ना। कोई सेल्समैन है, वो अगर 10,000 रुपए तक की सेल करता है तो उसे 10% कमीशन मिलेगा। सेल्समैन गेट 2% बोनस ओवर देन ₹10,000। 10,000 से ऊपर जितनी भी सेल होगी वहां उसे 2% एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। समझ आ गई ना बात। अगर मान लो टोटल सेल वो ऐसे 10,000 प्लस एक्स करता है, तो ये पहले 10,000 पे तो उसे जो कमीशन मिलेगा वो 10% मिलेगा। कमीशन का मतलब ये उसकी खुद की सैलरी है। ठीक है ना। 10% उसे मिलेगा, उससे ऊपर का जितना भी है वहां उसे 12% कमीशन मिलेगा। समझ आ गई ना बात। क्योंकि 10,000 से ऊपर की जो भी सेल है उसके ऊपर उसे 2% का बोनस मिल रहा है। अब उसने टोटल सेल जो करी है वो 25,000 करी है, तो अब उसने पूछा कि भाई इस सेल्समैन का टोटल कमीशन कितना होगा। अगर सेल 25,000 करी है तो मैं ऐसे उसको ब्रेक कर देता हूं, 10,000 प्लस
15,000, ठीक है ना। तो इस 10,000 पे तो उसे 10% मिलेगा, तो इसका 10% क्या हो गया, 1,000। 10% निकालना सबसे आसान है, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो बस। इसका हमें निकालना है 12%, इसका 12% आएगा 1,800। अंडरटेकर है 1000 प्लस 1800 कितना हो गया ये 2800, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2800। समझ आ गई बात। करें अगला क्वेश्चन। करो ट्राई। हाँ भी ऑनलाइन वालों, तुम्हारे पल्ला पड़ रहा है कि नहीं। सौरभ, हसीब, निकिता, the commission of a salesman is 12% of the selling amount and salesman get 3% bonus over than 10,000. If total selling amount is 30,000, find the total commission of the salesman. ठीक है ना। अब की बार जो उसने बोला कि 10,000 रुपए तक उसे 12% का कमीशन मिलेगा, उससे ऊपर वाली पे 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15%, ठीक है ना। तो मैं 30,000 को इसी तरीके से ब्रेक कर देता हूं। 30,000 मतलब कि 10,000 प्लस 20,000, 12%, 12% पे आ गया ये 12,000, नहीं सॉरी 1,200, और 15% पे ये आ गया 3,000, ठीक है। तो 1,200 और 3 कितना हो गया 3,200, ठीक है ना। 1,200 और सॉरी 3,200, 4,200। हाँ ये करो। The commission of a salesman is 5% of the total selling amount and he get 1% bonus on the selling amount over than 10,000. The salesman returns 23600 to his owner after deduction. अब कमीशन उसने खुद के पास रख लिया जो था सेल में से, जितनी भी सेल हुई
उसमें से जो उसका कमीशन बना था वो खुद के पास रख लिया, पीछे जो पैसे बचे वो उसने ओनर को दे दिए, वो ये। तो अब हमें निकालना है कि उसने टोटल सेल कितने की, ठीक है ना। अब जो उसने कंडीशन दिया उसने ये बोला कि भाई अगर तो 10,000 तक की सेल होती है तो 5% का कमीशन, उससे ऊपर जितनी भी होती है उस पर्टिकुलर अमाउंट पे 6% का कमीशन। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यहां तक डाउट किसी को? अब देखो यहां पे दो लोग हैं, एक सेल्समैन और दूसरा ओनर, ठीक है ना। कमीशन जो है वो सेल्समैन खुद के पास रखेगा, बचा हुआ अमाउंट वो ओनर को देगा, ऐसा ही है। अब अगर इस 10,000 का वो 5% खुद के पास रख रहा है तो पीछे कितना बच गया? 50 है, 95% बच गया ना। तो मतलब कि 95% ऑफ 10,000 ये उसने ओनर को वापस कर दिया, ठीक है। फिर यहां पे उसने 6% खुद के पास रखा एक्स का, पीछे कितना बच गया? 94। तो 94% ऑफ एक्स उसने ओनर को वापस कर दिया। तो ये टोटल अमाउंट कितनी होगी? 23,600, ठीक है ना। ओनर को इतना ही तो वापस करा ना उसने, 23,600। तो यहां से अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, 9500 उधर माइनस कर दो और इधर आ जाएगा ये 94/100 एक्स, 23,600 माइनस 9500, 47/50 एक्स, 006 में से 5 गया 1, 23 में से 9 गए 14, ठीक है। 47 × 141, 300, एक्स की वैल्यू आ गई 300 गुणा में 50, 15,000, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 15,000। अब टोटल सेल हमने जो लेट की हुई है वो ये करी हुई है ना 10,000 प्लस एक्स, तो 15,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 25,000। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 25,000, ठीक है। बोलो जी, किसी कोई डाउट? इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रही ना कि 5% फिर ये 95% कैसे आया? करें फिर अगला क्वेश्चन। सेल्समैन, चलो ये करो।
60,000। आया भी आंसर किसी का? ओए, क्या फायदा फिर? क्या कर रहा था? नहीं, कुछ तो कर रहा था, गूगल लेंस टाइप कुछ। है 60,000। आ गया? इक्वेशन तो बनाओ, क्या बनेगी? लिखा सही हुआ है, बस आगे करो इसको। लिख इसको आगे, कैसे लिखेगी? अब अगर टोटल अर्निंग जो मैं इसे लेट करूं, तो इस पे हमें 12% का कमीशन मिल रहा है और इस पे 13% का। तो बस इसका 12% लिख दो, कितना बनेगा? और इसका 13%। ये टोटल 7650 के इक्वल आएगा। ये चीज नहीं समझ पा रहे क्या तुम लोग? जानवी, लिखा क्यों नहीं? कैलकुलेट करो इसे। ये बन गया 1800 प्लस 13/100x 7650। पहले तो ये 1800 उधर माइनस हो जाएगा, 0.76 में से 18 के 58। फिर 13 4 जा 52, 13 5 जा, एक्स की वैल्यू यहां पे आ रही है 45,000। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 45,000। ठीक है ना? तो 45,000 होगी, तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी हमारे पास? 15,000 प्लस 45,000, तो ये हमारा हो गया 60,000। आंसर विल बी ऑप्शन डी होगी। ठीक है जी, करिए अगला क्वेश्चन। करो इसे। ओ, कैलकुलेटर नहीं यूज करना, चाहे तीसरी कर चाहे चौथी कर, चाहे कुछ भी है। पेपर में कैलकुलेटर नहीं होता ना वहां, समझा? अच्छा, ये मेरे को बताओ, पहले क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया तुम में से? किसी को नहीं समझ आया? एक्सप्लेन करो। फिर कंपनी 7% कमीशन तो दे ही रही है टोटल सेल में ना उसको, बट वो कह रहा है कि जो सेल्समैन अपॉइंट होगा उसका सैलरी 3,000 रहेगी रहेगी। उसके बाद जो 4% कमीशन है वो 10,000 की सेल के बाद मिलता है उसको। और फिर जो सेल्समैन को जो 10,000 के बाद की जितनी भी सेल हुई है उसके सेल्समैन को 800 रुपये मिला है टोटल सेल्स। नहीं 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 नहीं, उसको नहीं। बेसिकली यहाँ पे ये उसने दो कंडीशनें बताई।
एक सेल्समैन को अगर वो दो कंडीशंस पे पॉइंट करता है, पहले तो ये था कि उसको टोटल सेल का 7% कमीशन, या तो ये, या फिर अगर वो उसे 3,000 रुपए फिक्स सैलरी और 10,000 के ऊपर जितना भी है उसके ऊपर 4% का कमीशन। 10,000 के ऊपर जितनी भी सेल करता है उसके ऊपर 4% का कमीशन। तो ऐसा करने पे उसे इसके कंपैरिजन में 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अब समझ में आई बात कि अगर मैं यहां पे टोटल सेल, मैं टोटल सेल यहां पे 10,000 प्लस एक्स मान लेता हूं, ठीक है। पहले उसे 7% कमीशन पे रखा हुआ था कि जो भी टोटल सेल हो रही है उसका उसे 7% कमीशन मिलेगा, ठीक है। फिर उसने बोला कि ऐसा करने की बजाय अगर 3,000 रुपये उसकी फिक्स सैलरी कर दी जाए और जितना भी वो 10,000 से ऊपर कमा रहा है उसके ऊपर उसे 4% कमीशन मिले, तो ऐसा करने पे वो 800 रुपये ज्यादा कमाता है। 800 रुपये ज्यादा कमाने का मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 800 रुपये है। समझ आ गई ना बात? अब तो ये चीज तो नहीं बोल रहा था। अब कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू निकालो यहां पे। 3,000 प्लस 4% ऑफ एक्स माइनस, पहले इसका 7% निकाला, ये बन गया 700, फिर इसका 7% निकाला, ये बन गया माइनस का 7% ऑफ एक्स, तो ये आ गया 800। 7 में से 4 गए 3, एक्स को मैं उधर ले गया, 3% ऑफ एक्स, 3,000 में से 700 माइनस हुआ, 800 माइनस हुआ, तो पीछे बच जाएगा 1,500, ठीक है। तो यहां से अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? एक्स की वैल्यू आएगी 500 गुणा में 100, ये हो गया 50,000। पर टोटल सेल कितनी बनेगी हमारी? उसने टोटल सेल पूछा है ना, 50,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 60,000, ठीक है। समझ आ गए? करें फिर अगला क्वेश्चन? चलो भी इस पे आ जाओ। देखो इसमें हिंट मैं ये दे देता हूं कि तुम ग्रेप्स को ना सिर्फ दो कंपोनेंट से समझो कि दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक तो पानी और एक पल्प, ठीक है ना। कि जब वो फ्रेश से ड्राई हो रहा है तो वाटर क्वांटिटी कम हो रही है, पल्प का जो वेट था वो एज इट इज रहेगा। पानी सूख जाएगा, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। जो दूसरा कंपोनेंट है उसका वेट जो है वो दोनों केसेस में बराबर रहेगा। पल्प जितना फ्रेश ग्रेप्स में था उतना ही ड्राई ग्रेप्स में रहेगा, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब पल्प के वेट को इक्वल करो, आंसर बन जाएगा तुम्हारा। क्या क्या बोल रहा है? अब ये मैंने फ्रेश ग्रेप्स बनाया, इसमें हमें बोला गया 85% वाटर है। अगर 85% वाटर है तो 15% क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पल्प। ठीक है, ये है फ्रेश ग्रेप। अब ड्राई में क्या हुआ, उसमें ये जो इतना इतना पोर्शन है ना, ये वाटर क्वांटिटी वाला, ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये टोटल ग्रेप्स का सिर्फ 20% बचा। ठीक है ना, और पीछे जो बच गया वो बच गया हमारा पल्प। पल्प है यहाँ पे 80%। ठीक है ना। अब मैंने ये बोला कि भाई वाटर क्वांटिटी चेंज हो रही है, बट पल्प की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। इसको कुछ भी समझ लो तुम, एक वाटर के अलावा जो भी कंपोनेंट है, सिर्फ वाटर वाटर हमारा कम होगा, जो दूसरा कंपोनेंट है वो कम नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रेश ग्रेप्स का टोटल वेट कितना दिया हुआ है, 64 केजी। तो मतलब कि 64 केजी का अगर मैं 15% निकालूं तो मेरे पास ये पल्प का वेट आ जाएगा ना, यस और नो। अगर 15% पल्प है तो 64 का 15% अगर मैं निकालूंगा तो वो पल्प का वेट आ जाएगा, इसमें कोई डाउट। और यहां से अगर मैं पल्प का वेट निकालूं, अब ड्राई ग्रेप्स कितने बनते हैं वो मुझे नहीं पता, वो क्वांटिटी मैं x केजी मान लेता हूं। तो इस x केजी का 80% भी तो पल्प का वेट ही होगा, है ना। और मैंने बोला दोनों केस में पल्प का जो वेट है वो इक्वल रहेगा, तो इधर मैंने इसे इक्वल कर दिया। ठीक है, 16 के टेबल पे कट गया 4 5 3, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 3, 12 केजी। ठीक है, समझ आ गई ना बात, कोई डाउट करें आगे। रुको ये तो हो जाएगा, इसे करो। क्या क्या 4/3 फिर डिवाइड लिखा हो, 7 7 चौधरी।
40, देखो कोई एक नंबर है, ठीक है ना, इस नंबर को मुझे जो मल्टीप्लाई करना था वो 4/3 से करना था। जब 4/3 से करना था तो जो ओरिजिनल नंबर आना था वो ये आना था, ठीक है। बट मैंने क्या करा, गलती से डिवाइड कर दिया 4/3 से। तो जब गलती से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये बन गया 3/4, ठीक है ना। अब ये हमारी राइट वैल्यू है और ये हमारी रॉन्ग वैल्यू है। अब वो बोल रहा है कि एरर परसेंटेज चेक करो। अब एरर परसेंटेज तो मैं राइट वैल्यू से कंपेयर करूंगा ना, ये चीज तो समझ आती है ना कि वैल्यू ये आनी चाहिए थी बट वो ये आई, तो अब मुझे चेक करना है कि कितना एरर आया। तो ये मैं कैसे चेक करूंगा, राइट माइनस रॉन्ग डिवाइड बाय राइट इनटू 100 से, ठीक है ना। जो एरर आएगा वो राइट माइनस रॉन्ग डिवाइड बाय राइट इनटू 100 से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर लो, मतलब इस डब्बे की जगह कुछ भी रख लो, एक्स रख लो, कुछ भी रख लो, वो लास्ट में कट ही जाएगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज तुम यहां पुट करोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बट अगर तुम चाहते हो कि भाई जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो ये 4/3 -3/4 फिर से 4/3 इंटू 100 ऐसे बनना है ना। वैल्यूज फ्रैक्शन में जा रही है ना, फ्रैक्शन में जा रही है तो चांसेस है कि तुम लोग कुछ ना कुछ गलती कर सकते हो। तो उस गलती से बचने के लिए तुम लोग क्या करो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तुम यहाँ पे आर लिखो, यहाँ पे डब्ल्यू लिखो, और तुमने बस पूरे क्वेश्चन में ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई करना किससे था और कर किससे दिया। लैंग्वेज वो किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। जैसे मल्टीप्लाई करना तो 4/3 से था बट गलती से 3/4 से कर दिया। उसने तो इसको डिवाइड करके बोला ना, बट मुझे बस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि राइट नंबर क्या था मल्टीप्लाई करने का और रोंग नंबर क्या है, ठीक है ना। अब ये रोंग नंबर क्या है मल्टीप्लाई करने वाला, इसको वो लैंग्वेज किसी भी तरीके से यूज कर सकता है तुम्हें उलझाने के लिए। जैसे यहां पे उसने बोल दिया कि भाई बट रोंगली डिवाइड बाय 4/3, डिवाइड बाय 4/3 का मतलब हो गया मल्टीप्लाइड बाय 3/4। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद तुमने कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 16 आ गया, ये 9 आ गया। अब ये तुम्हारी आर वैल्यू है, ये डब्ल्यू वैल्यू, बस यहाँ पे पुट कर दो इस फॉर्मूला, 16-9/16 ठीक है। समझ आ गई ना बात, हो जाएगा। करें अगला क्वेश्चन। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसे करो, जो तेरे को अच्छा लगे। एक्स को भूल जा, है नहीं।
100 पे फोकस, सुखी रहेगा। आ गया आंसर? इसको भी अरमान, वर्मा जी, वर्मा जी सुन लो भाई, ऐसे इग्नोर कर रहा था। किया काम फिर जो कल बोला था? पक्की बात है? अब 2 नंबर हैं वो 26% और 5% ज्यादा है तीसरे नंबर से। तीसरे नंबर को तुम 100 लेट करो तो ये 105 और ये 126 हो गया। फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, जो ये वाला नंबर है वो इसका कितना परसेंट है। ठीक है ना, कि फर्स्ट नंबर मतलब x इज बट परसेंट ऑफ y, ये x है ये y है, तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं, x बाय वाई इंटू 100 से। ठीक है ना, 126 बाय 105 गुणा में 100, 6 5 20 और ये आ जाएगा 120%। डन। चलो फिर आगे देखो। अच्छा अब मुझे ये बताओ, तुम में से सेट चैप्टर किस किस ने पढ़ा हुआ है? और नहीं पढ़ा किसी ने? सेट +1 में नहीं पढ़ा? पढ़ा है तो कर ले हाथ खड़ा क्या? और किसी ने नहीं पढ़ा? तुम नॉन मेडिकल के नहीं हो क्या? हिंदी नहीं समझ आ रही है? तुम तो ऐसे रखा हुआ था। एक बार ऐसे अच्छे से खड़ा कर लो ताकि मेरे को कोई कंफ्यूजन रह रहे। अच्छा, 1 2 3 तुमने भी नहीं पढ़ा हुआ है? बुप्पी नहीं? चलो देखो इधर। अब जो ये क्वेश्चन है ना आगे, ये वाले 10 क्वेश्चन, ठीक है ना, ये तुम्हारा परसेंटेज की बजाय ये सेट वाले हैं सारे। ठीक है, जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, समझने की कोशिश करना। 2 या 3 फॉर्मूले लेते हैं बस, वही लगते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, मतलब जो मेन पॉइंट हमने पढ़ना है इसमें, वेन डायग्राम और उसके फॉर्मूले। वेन डायग्राम क्या है कि मैं किसी भी चीज को डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, किसी भी चीज को मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में टोटल स्टूडेंट मान लो 50 है, यहां पे हमने 2 टेस्ट लिए, एक इंग्लिश का एक मैथ्स का। तो इंग्लिश में मान लो 35 बच्चे पास हो जाते हैं, मैथ में मान लो 25 बच्चे पास हो जाते हैं। टोटल तो 50 थे, 35 इंग्लिश में पास हो गए, 25 मैथ में पास हो गए, टोटल कितना बन गया ये? 60। तो ये 60 का क्या मतलब हुआ? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो वो कैसे पता चला मुझे? टोटल अगर 60 है तो जितना ज्यादा आ रहा है उतने बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। ठीक है ना, अब इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पूरी क्लास को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा एक डब्बे से। फिर जो बच्चे इंग्लिश में पास हो रहे हैं उन्हें मैं इस सर्कल में लिखूंगा, जो बच्चे मैथ्स में पास हो रहे हैं उन्हें मैं यहां पे लिखूंगा, जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं उसे मैं यहां पे लिखूंगा।
ठीक है ना। अब मुझे पता चला कि 10 बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 10। और इंग्लिश में टोटल कितने पास हो रहे थे? 35। तो मतलब मुझे इंग्लिश वाले सर्कल में टोटल 35 बनाना है। 10 तो ऑलरेडी आ गया, पीछे कितना बच गया? 25। सिमिलरली मैथ्स में टोटल 25 बच्चे पास हो रहे हैं। अब मुझे मैथ वाले सर्कल में टोटल 25 बनाना है। 10 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो पीछे कितना बच गया? 15। अब यहां पे दो बातें होती हैं। एक तो वो बोलेगा कि इंग्लिश में कितने पास हुए, एक वो बोलेगा कि ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए। समझ आ गई ना बात? अगर तो वो बात करते कि इंग्लिश में कितने पास हुए, तो ये पूरा सर्कल आ जाएगा, जो कि बनेगा 35। अगर वो बोलता है कि ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए, तो वो बन जाएगा 25। ठीक है ना, ये चीज होगी। अच्छा, अभी मैंने एग्जांपल एक ऐसा ले लिया जिसमें हर बच्चा जो है वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास हो रहा है। अब हो सकता था कि बच्चे कुछ दोनों में ही फेल हो जाते। मान लो 50 के बजाय यहां पे मैं 80 बच्चे रख लूं, और यहां पे मैंने बता दिया कि भाई 10 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड मैथ दोनों में पास हो रहे हैं। तो अब पास होने की काउंटिंग तो 50 बन रही है, पीछे 30 बच गए। 30 बच्चे वो हो गए जो दोनों में फेल हो गए। समझ आ गई ना बात? तो जो ये नंबर है ना, जो ये नंबर है, इनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस तरीके से कि एन ऑफ ई। एन ऑफ ई का मतलब जो इंग्लिश वाले सर्कल में आ रहे हैं, तो ये है 35। इस सर्कल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एन ऑफ एम, जो कि बन रहा है 25। फिर जो ये कॉमन पार्ट होता है, कॉमन पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एम। ई इंटरसेक्शन एम, कॉमन पार्ट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, जो कि यहां पे बन रहा है 10। ठीक है ना। फिर जो ये दोनों सर्कल में आ रहा है टोटल, ये पूरा जो मैं शेड कर रहा हूं, ये पूरा एरिया जो है, इसे हम लोग बोलते हैं यूनियन। ई यूनियन एम। समझ आ गई ना बात? यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट वन अमंग ऑल। मतलब जितने भी मैंने यहां पे रिप्रेजेंट करे, उनमें से कम किसी एक को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो। कि जैसे मैंने इंग्लिश और मैथ यहां पे लिखा, तो यूनियन का मतलब हो गया, यूनियन में वो सब बच्चे आएंगे जो एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। ठीक है ना। जो यूनियन के बाहर है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, मतलब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। अब यहां पे फॉर्मूला क्या है? ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है, तो वो निकलेगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। सबसे पहले मैंने एन ऑफ ए को ऐड करा, फिर मैंने एन ऑफ बी को ऐड करा। जो ये वाला पार्ट है ये दो बार ऐड हो गया ना, ए वाले में भी ऐड हो गया, बी वाले में भी ऐड हो गया, तो एक बार मैंने इसे माइनस कर दिया। ठीक है ना। ये फॉर्मूला रहेगा। समझ आ गई बात? जो ये पूरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल। तो अगर मुझे
इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल में से मैं इसे माइनस कर दूंगा। बेसिकली जिस भी सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा यूनिवर्सल में से मैं उसे माइनस कर दूंगा। मान लो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया नोट ए। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दूंगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि अगर यहां पे ये ए सेट है तो ए को छोड़ के जो सारा है ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना? हाँ, कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। अब सिर्फ तुम्हें तीन ही चीजें ध्यान रखनी है, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड ये याद रखना है कि ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट वो यूनिवर्सल है, या जो भी ले लो कि यूनियन प्लस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट वो यू के बराबर है। यहां से बोल सकता हूं ना मैं। सॉरी, ठीक है ना? अब परसेंटेज में होगा क्या, परसेंटेज में इसकी वैल्यू 100% है। ठीक है? परसेंटेज में इसकी वैल्यू 100% है। समझ आ गई बात? ये लिख लिया सब कुछ। अब जैसे मैंने ये दो के लिए बनाया है ऐसे ये तीन के लिए भी होता है। ठीक है? तीन के लिए कैसे? ए बी सी। तो अगर मुझे यहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, सबसे पहले इसका मतलब समझो कि मान लो अगर मैं तीन सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहा हूं, इंग्लिश, जीके, मैथ। ठीक है ना? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए, कुछ बच्चे मैथ में पास हुए, कुछ बच्चे जीके में पास हुए, कुछ बच्चे इंग्लिश और मैथ में पास हुए, कुछ बच्चे तीनों में ही पास हुए। ऐसे समझ आ गई ना बात? तो यूनियन का मतलब हो गया कि इस एरिया में जो भी आ रहा है, ये आउटलाइन के अंदर अंदर जो भी आ रहा है वो सब यूनियन है। तो यूनियन का मतलब ये हुआ जो एटलीस्ट इन तीनों में से किसी एक में अक्कर करता हो, कम से कम एक में अक्कर करता हो। दो में करे, तीन में करे, वो चलेगा, पर कम से कम एक में अक्कर करता हो कि भाई कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में पास हो रहा हो। ठीक है ना? तो वो यूनियन में आएगा। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? एन ऑफ ए। जब मैं एन ऑफ ए लिख रहा हूं ना तो जो ए पूरा है वो आएगा प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी बन रहा है इतना इतना पार्ट, ये। ठीक है? फिर माइनस में बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और लास्ट में इन तीनों का इंटरसेक्शन। इन तीनों का इंटरसेक्शन हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है? लिख लो ये फॉर्मूला भी एक बार।
लिख लिया? अब देखो इधर क्वेश्चन, उसने बोला कि इन एन ऑफिस पीपल लाइक टू हैव ओनली टी, ओनली कॉफी और बोथ। अब ऑफिस में उसने बोला तीन ही चीजें हैं, चौथी चीज उसने बोली नहीं। चौथी थी कि दोनों को ही नहीं पसंद करते, या तो सिर्फ चाय को पसंद करता है या सिर्फ कॉफी को या दोनों को। नीदर यहां पे नहीं लिखा, ठीक है ना। तो बेसिकली अब 55% पीपल लाइक टी, एन ऑफ टी मुझे दिया हुआ है 55%, सॉरी एन ऑफ सी मुझे दिया हुआ है 60%, ठीक है। अब जब उसने ये लाइन लिख दी ना यहां तक की, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है ना वो 0 है। समझ आ गई ना बात? क्योंकि बंदे तो ऐसे भी हो सकते थे ना जो दोनों को ही पसंद नहीं करते, तो वो उसने नहीं लिखा, जो दोनों को पसंद नहीं करने वाला नहीं लिखा, तो वो कॉम्प्लीमेंट में आ गया। ये बात समझ में आ गई ना कि 0% क्यों आया, ठीक है ना। अब अगर ये 0% है और मैंने बताया कि यूनिवर्सल हमारा 100% होता है, तो यहां से यूनियन की वैल्यू भी 100% आ जाएगी। यस और नो? अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना एक। अब पूछा हमसे हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक बोथ, मतलब कि हमसे पूछा गया है टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, एन ऑफ टी यूनियन सी, एन ऑफ टी, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसकी वैल्यू 100% है, इधर ये 50%, 50 नहीं 55%, 60%, और ये हमें निकालना है। तो कितना आ गया ये 115, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 15%। 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। अगर तुम इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहो तो ऐसे हो जाएगा कि टी कॉफी 15% दोनों पसंद करते हैं, टी वाले 55 थे, 15 यहां पे आगे, पीछे 40 बच गए। ये 60 थे, 15 यहां पे आगे, पीछे कितना बच गया 45, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, तुम चेक करोगे तुम्हारा यूनियन के बराबर आएगा ये टोटल। समझ आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखो एक बार। अब अगले क्वेश्चन में बोला कि 10% पीपल ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं ना कॉफी, तो पीछे 90% बच गए। बेसिकली अब की बार यहां पे टी यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 10% दे दिया मुझे, है ना, कि ना तो चाय पसंद करते हैं ना कॉफी, तो यूनियन की वैल्यू क्या आ जाएगी 90%। समझ गए ना? बाकी दिया हुआ है कि 55 60 माइनस में इनका इंटरसेक्शन। अब की बार वो कितना आ जाएगा 25%। समझ आ गई बात? ये डायरेक्ट हमें एन ऑफ टी, यहां पे एन ऑफ टी दिया हुआ है 42, एन ऑफ सी दिया हुआ है 47, और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी ये दिया हुआ है 15%। और हमसे पूछा है एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट का मतलब क्या था
यूनियन। एटलीस्ट का मतलब क्या था? यूनियन। समझ आ गई बात? अब ये क्वेश्चन सारे तुमने ट्राई करके देखने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन है ये। कल फिर मैं अगली शीट स्टार्ट करवाऊंगा, पर पहले मैं ये चेक करूंगा कि तुमने किए कि नहीं किए। ठीक है ना? चलो जी फिर।